हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सक्सेस पथ। आज की इस वीडियो में हम वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग के नेक्स्ट चैप्टर को कवर करने वाले हैं, जो कि हमारा वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का चैप्टर और नए सिलेबस के अकॉर्डिंग कन्वीनियंस ऑफ वाटर के नाम से आपका ये चैप्टर दिया हुआ है। तो इसके बारे में हम पूरी डिटेल देखेंगे। इस एक चैप्टर को पूरा हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो पर एंड तक बने रहें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं तो वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग के प्लेलिस्ट से जाकर आप पीछे की वीडियोज देख सकते हैं। साथ ही साथ सॉइल मैकेनिक्स और आपकी जो सर्विंग सेकंड की है रिवीजन क्लास की जो सीरीज है कंप्लीट हो चुकी है, तो उसकी वीडियोज उनके प्लेलिस्ट से जाके आप देख सकते हैं। आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की फिफ्थ सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में जाके आप सभी वीडियोज देख सकते हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है आपका, इसका क्या प्रोसेस है। तो जल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए खुली नाली या बंद नालियों का प्रयोग किया जाता है। जब जल को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं तो उसमें हम दो प्रकार की नालियों का प्रयोग करते हैं, एक तो खुली नाली, दूसरी हमारी बंद नाली। जो खुली नाली है, खुली नालियों में पानी गुरुत्वीय प्रवाह द्वारा बहता है, जबकि बंद नालियों में जो पानी होता है दाब द्वारा प्रवाहित किया जाता है। तो खुली नाली में गुरुत्वीय प्रवाह के द्वारा आपका पानी बहता है और बंद नालियों में दाब के द्वारा पानी को प्रवाहित किया जाता है। आजकल बंद नालियों का प्रचलन ज्यादा है और इसके स्थान पर विभिन्न पदार्थों से बने हुए वृत्ताकार काट के पाइपों को प्रयोग में लाया जाता है। तो जो बंद नालियों का प्रचलन हो रहा है तो इसमें हम वृत्ताकार काट के पाइपों का प्रयोग लाते हैं और ये पाइप अलग अलग मटेरियल के बने होते हैं। तो जिस मटेरियल के ये बने होते हैं उसी के आधार पर इनका क्लासिफिकेशन कर दिया जाता है। तो चलिए हम देखते हैं। निर्माण पदार्थों के अनुसार पाइप निम्न प्रकार के होते हैं। जो भी आपका कंस्ट्रक्शन मटेरियल लग रहा है, जो मटेरियल जिस मटेरियल से हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उस पाइप को, तो उसके आधार पर आपके बहुत सारे पाइप है। जिस भी मटेरियल का हम पाइप बनाएंगे उसका एक टाइप हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, पहला हमारा है ढलवा लोहे के पाइप, है पिटवा लोहे के पाइप, इस्पात के पाइप, जस्तीकृत लोहे के पाइप, सीमेंट कंक्रीट के पाइप, एस्बेस्टस सीमेंट पाइप, ह्यूम स्टील पाइप, प्लास्टिक के पाइप, शीशे के पाइप, सीमेंट अस्थिरित लोहे के पाइप, तांबे के पाइप और लकड़ी के पाइप। इस प्रकार से जिस भी मटेरियल से हम पाइप का निर्माण करते हैं उसके आधार पर ये उसका एक वर्गीकरण हो जाता है। तो ये सभी मटेरियल है जिसके द्वारा हम पाइप का निर्माण करते हैं। तो एक एक करके हम देख लेते हैं ढलवा लोहे के पाइप क्या होता है और इसका पूरा डिटेल। तो ढलवा लोहे के पाइप, इनकी आयु 100 वर्ष तक होती है। ये 10 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर व्यास के तथा 3 मीटर से 6 मीटर तक लंबाई में ढाले जाते हैं। इनका डाया 10 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक का हो सकता है और इनकी लंबाई 3 से 6 मीटर तक लंबाई में ये ढाले जाते हैं। इनको सॉकेट एवं स्पाइगार्ड जोड़ों द्वारा आपस में जोड़ा जाता है। तो ये जो आपका ज्वाइंट है, सॉकेट एवं स्पाइगार्ड ज्वाइंट, ये आपका बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका फिगर आप जरूर बना लीजिएगा, सॉकेट एवं स्पाइगार्ड जोड़कर। तो इनको हम किसे जोड़ते हैं, सॉकेट एवं स्पाइगार्ड जोड़ों द्वारा आपस में जोड़ा जाता है ढलवा लोहे के पाइप को। नेक्स्ट हम देखते हैं जो इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म है उसी को हम देख रहे हैं। इस्पात के पाइप, इसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है। यह 25 से 50 वर्ष तक कार्य कर सकते हैं। ये पाइप 15 सेंटीमीटर से 180 सेंटीमीटर व्यास के तथा 5.5 मीटर से 11 मीटर लंबाई के बनाए जाते हैं तथा इन्हें रिवेटेड या वेल्डन जोड़ों द्वारा आपस में जोड़ा जाता है। आगे हम ज्वाइंट्स के बारे में पूरी डिटेल पढ़ेंगे कि कौन सा ज्वाइंट्स किस प्रकार से होता है, कैसे हम उसको जोड़ते हैं, कैसे बनाते हैं। तो ये जो पाइप है इनको किसी न किसी ज्वाइंट के द्वारा जोड़ा जाता है। तो जो इस्पात के पाइप है इनको रिवेटेड या वेल्डन जोड़ों द्वारा आपस में जोड़ते हैं। इनकी जो आयु होती है ये 25 से 50 वर्ष तक कार्य कर सकते हैं। इनका डाया 15 से 180 सेंटीमीटर होता है और इनकी जो लंबाई होती है 5.5 मीटर से 11 मीटर की लंबाई में ये बनाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है जस्तीकृत लोहे के पाइप। तो पिटवा लोहे के पाइपों को संक्षारण से बचाने के लिए इन्हें जस्ते के गर्म घोल में डुबाकर जस्तीकृत किया जाता है। जो पिटवा लोहे के पाइप होते हैं इनको संक्षारण से बचाने के लिए इन्हें हम क्या करते हैं, जस्ते के गर्म घोल में डुबाकर जस्तीकृत कर देते हैं। तो यही पाइप हमारा जस्तीकृत लोहे के पाइप कहलाता है। इनकी आयु 15 वर्ष होती है और यह 13, 20, 25, 38, 50, 75 तथा 100 एवं व्यास के 6 मीटर लंबाई में बनाए जाते हैं। इन्हें सॉकेट जोड़ द्वारा जोड़ा जाता है और घरेलू फिटिंग्स के लिए यही पाइप ज्यादा प्रचलित है। तो ये जो जस्तीकृत पाइप है आपका इंपॉर्टेंट है और यही पूछता है एग्जाम में। तो ये क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, इनका डाया क्या होता है, इनकी लंबाई क्या होती है,
इनकी टोटल आयु क्या होती है, कितने वर्ष तक ये चल सकता है, तो आपका ये इंपॉर्टेंट है। और घरेलू फिटिंग्स के लिए यही पाइप ज़्यादातर आपका प्रचलित होता है, जस्तीकृत लोहे के पाइप। नेक्स्ट हम देखते हैं सीमेंट कंक्रीट के पाइप। इनकी आयु 75 वर्ष तक होती है तथा इन्हें 3 मीटर लंबाई तक बनाया जाता है। यदि आपको किसी भी सब्जेक्ट की 5th सेमेस्टर के नोट्स चाहिए, पीडीएफ नोट्स, तो आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा एस्बेस्टस सीमेंट पाइप। ये पाइप एस्बेस्टस, सिलिका तथा सीमेंट को उचित अनुपात में मिलाकर अब केंद्रीय ढलाई द्वारा बनाए जाते हैं। ये 5 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर के व्यास तथा 3 मीटर लंबाई में अधिकतर बनाए जाते हैं। इन्हें कॉलर जोड़ द्वारा आपस में जोड़ा जाता है। तो जो एस्बेस्टस सीमेंट के पाइप होते हैं, इनको हम कॉलर जोड़ के द्वारा आपस में जोड़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्लास्टिक के पाइप। तो जो प्लास्टिक के पाइप आपके होते हैं, ये निम्न प्रकार के होते हैं। पीवीसी पाइप यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप, एलडीपीई पाइप, लो डेंसिटी पॉलीथिलीन पाइप, और फिर हमारा है एसडीपीई पाइप। तो ये आपका हाई डेंसिटी है। तो इस प्रकार से जो प्लास्टिक के पाइप हो गए, उनके 3 प्रकार हैं, पीवीसी, एलडीपीई और एसडीपीई। तो इसको हम देख लेते हैं। इनकी आयु 50 वर्ष तक होती है। ये 12.5 mm से 150 mm व्यास तथा 6 मीटर लंबाई तक के बनाए जाते हैं। इनको आसंजक के द्वारा सॉकेट जोड़ लगाकर जोड़ा जाता है। तो ये हमारे हो गए प्लास्टिक के पाइप, जिसमें आपके 3 टाइप्स इनके मिल जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है शीशे के पाइप। तो इन्हें जल आपूर्ति के लिए प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि पानी में लेड का जहर फैलने का भय बना रहता है। इसलिए इन पाइपों को उद्योगों में अम्लीय पानी के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो जो आपका शीशे का पाइप है, इनका हम प्रयोग पानी वितरण जैसे वाटर डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं करते हैं, क्योंकि जब लोहे शीशे के पाइप से पानी का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो उसमें शीशे की भी कुछ मात्रा पानी में आ जाएगी। उससे क्या होगा, पानी आपका जहर बन जाएगा, वहाँ से बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। तो इसलिए हम शीशे के पाइप का प्रयोग वाटर डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं करते हैं, जहाँ पर उद्योगों वगैरह में अम्लीय पानी के लिए इनका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा है पाइप जोड़। पाइप जॉइंट्स क्या होते हैं, पाइप के टाइप्स तो हम देख लिए कौन कौन से टाइप्स होते हैं और क्या उनका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी हम देखेंगे जॉइंट। जो पाइप हमारे थे, किसी न किसी जॉइंट के माध्यम से उनको जोड़ रहे थे हम, तो ये जॉइंट्स कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, तो इसके बारे में हम पूरी डिटेल देखेंगे। तो पाइप जोड़ क्या है, जो आपका वाटर डिस्ट्रीब्यूशन या कन्वेंस ऑफ वाटर का जो चैप्टर है, टोटल हमारा इसी पर आधारित है कि जल का वितरण हम कैसे करते हैं। तो डायरेक्ट हम जल का वितरण तो करेंगे नहीं, सबसे पहले उसके जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स होंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए पाइप के द्वारा हम पानी का वितरण कर रहे हैं, तो पाइप के टाइप्स क्या है, उस पाइप को हम किस ज्वाइंट्स की मदद से जोड़ते हैं, ज्वाइंट के टाइप्स क्या होते हैं, उसमें क्या क्या छोटे छोटे पार्ट्स लगते हैं ज्वाइंट में, तो उन पूरी डिटेल को पहले पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे कि वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का मेथड क्या होता है, कि कैसे कैसे हम किस मेथड से वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, किस प्रकार का एरिया होगा तो कैसे हम वहाँ पर वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो पूरी डिटेल हम देखेंगे इस चैप्टर में। इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपका। तो पाइप जॉइंट्स आपका क्या होता है, जल पाइपलाइन की वांछित लंबाई प्राप्त करने के लिए इनको लंबाई की दिशा में सिरे से सिरा मिलाकर आपस में जोड़ दिया जाता है। तो यह जोड़ पाइप जोड़ कहलाता है। जब हमारी क्या होती है, लंबाई आपकी ज़्यादा प्राप्त करनी होती है, तो जैसे मान लीजिए 10 मीटर या 15 मीटर की लंबाई में एक पाइप की हम कास्टिंग कर रहे हैं, तो अगर हमको 30 मीटर 60 मीटर या उससे ज़्यादा लंबाई चाहिए, तो दो तीन पाइप को हम क्या करते हैं, आपस में जोड़ते हैं। उनकी क्या होती है, लंबाई की दिशा में सिरे से सिरा मिलाकर आपस में जोड़ते हैं। तो यही क्या होता है, यही जोड़ हमारा पाइप जोड़ कहलाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जोड़ के प्रकार, टाइप्स ऑफ जॉइंट्स क्या होते हैं। तो जो जोड़ के प्रकार है, पानी की पाइपलाइन में प्रयोग होने वाले जोड़ निम्न है। पहला हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो यही बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इस ज्वाइंट को आप जरूर फिगर की मदद से बना के समझ लीजिएगा। जब भी एग्जाम में आता है तो इसको फिगर जरूर वहां पर दिखाइएगा। सॉकेट एवं स्पाई गार्ड जोड़ जो आपका होता है, सॉकेट तथा स्पाई गार्ड ज्वाइंट, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा हमारा होता है फ्लैंज जोड़, प्रसार जोड़, लचीला जोड़, कपलिंग जोड़, विक्टोलिक जोड़, वेल्डन जोड़, कॉलर जोड़, चूड़ीदार सॉकेट जोड़ और एसी पाइप जोड़। तो इस प्रकार से ये सभी आपके ज्वाइंट्स के टाइप्स हैं। तो इसमें से आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है सॉकेट तथा स्पाई गार्ड ज्वाइंट। नेक्स्ट हम देखते हैं सॉकेट तथा स्पाई गार्ड ज्वाइंट को हम पूरी डिटेल में देखते हैं। इनका फिगर आप देख सकते हैं, इस प्रकार से कुछ फिगर बनाना। फिगर की आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए। जब भी एग्जाम में ये ज्वाइंट आता है तो फिगर की मदद से, कोई भी ज्वाइंट आता है तो फिगर की मदद से हम उसको दिखाएंगे। बहुत ही ईजी सा फिगर है। देखिए आप इस पार्ट को बनाएंगे पहले, ठीक है, ये जो पार्ट है स्पाई गार्ड सिरा, और उसके बाद से ये जो पार्ट से आपका बाहरी, इधर से हम लाकर इसको ऐसे यहाँ से ज्वाइंट कर देते हैं। ठीक है, ये आपका अलग पार्ट है, ये आप देख सकते हैं। ये आपका एक अलग पार्ट है, यहाँ से आपका ये पूरा
ये पार्ट और ये पार्ट आपका अलग है। तो इस प्रकार से आपको ज्वाइंट को बनाना है। यहाँ पर सारे डायमेंशन सॉरी इनके नेमिंग कर देनी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर रस्सी लगी हुई है, सॉकेट सिरा है, शीशा है और यहाँ पर स्पाइगार्ड सिरा है। तो इस प्रकार से ये सॉकेट तथा स्पाइगार्ड ज्वाइंट हमारा होता है। फिगर की मदद से इस प्रकार से हम उसको बनाते हैं। तो यहाँ से हम देख लेते हैं, यह जोड़ अधिकतर ढलवा लोहे के पाइपों को जोड़ने में लगाया जाता है। यह एक दृढ़ तथा स्थायी जोड़ होता है। इस जोड़ के बनाने में पाइप की प्रत्येक लंबाई के एक सिरे का व्यास थोड़ा अधिक होता है, जिसे सॉकेट सिरा कहते हैं। देखिए ये हमारा ये जो पाइप का ये मान लीजिए एक पाइप है, ये आपका फर्स्ट पाइप है, ये आपका सेकेंड पाइप है। दोनों पाइप को आपस में हम जोड़ रहे हैं, तो जो एक पाइप होता है उसका व्यास थोड़ा अधिक होता है और एक पाइप का व्यास कम होता है। तो इस प्रकार से हम इनको आपस में जोड़ते हैं। तो जिसका व्यास अधिक होता है उसको हम सॉकेट सिरा बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस जोड़ के बनाने में पाइप के प्रत्येक लंबाई के एक सिरे का व्यास थोड़ा अधिक होता है, जिसे सॉकेट सिरा कहते हैं, तथा दूसरे सिरे का व्यास से इस पाइप के व्यास के बराबर ही होता है और इसे स्पाइगॉट सिरा बोलते हैं। तो ये हमारा जो दूसरा पाइप है, इसका जो व्यास होता है इसके व्यास के बराबर ही होगा, लेकिन इसका जो आपका थोड़ा अधिक होगा। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे स्पाइगॉट सिरा। जोड़ बनाते समय एक पाइप का स्पाइगॉट सिरा दूसरे पाइप के सॉकेट सिरे में रखकर इनके बीच वलयाकार स्थान में शन की रस्सी या जूट का गास्केट बिटवीन में डुबोकर अच्छी तरह लपेट दी जाती है। इनके बीच में आप देख सकते हैं यहाँ पर रस्सी लपेटी गई है। तो इसी प्रकार से इनका ज्वाइंट बनता है, अच्छी प्रकार लपेट दी जाती है, जिससे कि पिघला हुआ शीशा भरने पर यह पाइपों के अंदर न जाए और बचे हुए वलयाकार स्थान में पिघला हुआ शीशा भरकर कॉकिंग कर देते हैं। चूंकि शीशा ठंडा होकर सिकुड़ता है, इसलिए इसे ठोक कर अंदर को दबाया जाता है। आजकल शीशे के स्थान पर रबड़ के गास्केट लगाए जाते हैं। यह गास्केट स्पाइगॉट सिरे पर चढ़ाकर सॉकेट सिरे में डालते हैं। स्पाइगॉट सिरे पर एक विशेष आकृति का वाशर लगाया जाता है, जिससे यह जोड़ पूर्ण रूप से जलरोधी हो जाता है। इस जोड़ को सियाई पाइपों के जोड़ लगाने में बहुतायत से प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से ये आपका होता है सॉकेट तथा स्पाइगॉट ज्वाइंट। तो इसके बारे में आपका एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा है फ्लैंज जोड़। तो फ्लैंज जोड़ का भी आप फिगर देख सकते हैं, इस प्रकार से होता है। तो इसको भी हम देख लेते हैं। फ्लैंज जोड़ हमारा क्या है। यह जोड़ भी दृढ़ व टिकाऊ होता है तथा आवश्यकता पड़ने पर खोला भी जाता है तथा पुनः लगाया जा सकता है। यह जोड़ ओवरहेड टैंकियां होती हैं उसमें मुख्य पाइपलाइनों में तथा अस्थायी लाइनें डालने में ज्यादा प्रयुक्त होते हैं तथा जहां पाइपों में दाब और तापक्रम में परिवर्तन बहुत अधिक होता है, वहां भी इसी जोड़ का प्रयोग किया जाता है। पाइपों में फ्लैंज पाइपों के साथ ढालकर बनाए जाते हैं या फिर फ्लैंज अलग से तैयार करके पाइपों के सिरों में वेल्ड कर दिए जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर नट और बोल्ट की मदद से यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसको ज्वाइंट किया गया है। और इन फ्लैंजों में बोल्ट कसने के लिए समान दूरी पर एक समान छेद बने होते हैं, जिसमें बोल्ट डालकर नट को कस दिया जाता है। जोड़ को जलसा बनाने के लिए फ्लैंजों के बीच में रबड़ गास्केट लगाई जाती है। इनकी मोटाई 2 mm तक होनी चाहिए। प्रारंभ में सभी बोल्ट कम कसने चाहिए तथा सभी छिद्रें बोल्ट छिद्रों में एक समान मिल जाने पर बोल्टों को पूर्ण रूप से कस देना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा फ्लैंज ज्वाइंट होता है। नट और बोल्ट की मदद से इनको हम कस देते हैं। और यहाँ पर रबड़ वॉशर लगा हुआ है, ये आपकी सेंटर लाइन है और ये हमारा होता है फ्लैंज ज्वाइंट। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रसार जोड़, आपका एक्सपेंशन ज्वाइंट क्या होता है। तो यह जोड़ ताप परिवर्तन के कारण पाइपों के प्रसार एवं संकुचन होने पर कोई बाधा नहीं डालता है। जहां पाइपलाइन में ताप परिवर्तन होता है वहां यह जोड़ अत्यंत उपयोगी रहता है। जहां आपका ताप परिवर्तन होता है पाइपलाइन में, वहां पर ये जोड़ हम एक्सपेंशन ज्वाइंट लगाते हैं, अत्यंत उपयोगी रहता है। इस जोड़ में पाइप के एक सिरे पर फ्लैंजदार सॉकेट बना होता है तथा दूसरा सिरा साधारण स्पाइगॉट सिरा होता है। स्पाइगॉट वाले सिरे को सॉकेट सिरे में डालकर, जिसमें एक और अनुगामी रिंग होती है, से बोल्टों द्वारा जोड़ा जाता है। एक अनुगामी रिंग दूसरे पाइप के स्पाइगॉट सिरे या सादा सिरे पर आसानी से आगे पीछे सरक सकती है। रबड़ का गास्केट सॉकेट सिरे और स्पाइगॉट सिरे के बीच के वलयाकार स्थान में बोल्टों से कस दिया जाता है। प्रारंभ में अनुगामी रिंग को लगाते समय सॉकेट सिरे और स्पाइगॉट सिरे के बीच में कुछ स्थान छोड़ दिया जाता है, ताकि तापमान में परिवर्तन से पाइप में आसानी से गति हो सके और पाइप में तापीय प्रतिबल उत्पन्न न हो सके। तो ये आपका देख सकते हैं, इस प्रकार से आपका फिगर दिखाया गया है। ये आपका पाइप है, इधर आपका ढलवा लोहे का छल्ला है, ये बोल्ट है, रबड़ गास्केट लगाया गया है, ये आपकी दूसरी पाइप है। तो इनको आपस में हम जोड़ते हैं इस प्रकार से बोल्ट वगैरह की मदद से। तो ये हो गया। इसका हम यूज कहाँ पर करते हैं, जहाँ पर पाइप में टेम्परेचर आपका चेंज होता है, तापमान में परिवर्तन होता है, वहां पर इसका प्रयोग करते हैं कि प्रसार हो या फिर संकुचन हो तो वहां पर कोई दिक्कत ना हो। ताप बढ़ने व घटने पर सॉकेट वाला पाइप सिरा आगे तथा पीछे को
पीछे की ओर बढ़ता है तथा इसके साथ ही अनुगामी रिंग भी आगे पीछे सरकती है, जिससे पाइपों में प्रसार तथा संकुचन के समय भी जोड़ जलरोधी बना रहता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। जहाँ पर टेम्परेचर का परिवर्तन हो रहा है वहाँ पर हम इस जोड़ का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा लचीला जोड़। लचीला जोड़ क्या होता है? यह जोड़ ऐसे स्थानों के लिए ज्यादा उपयुक्त है जहां पाइपलाइन नर्म एवं दलदली मृदा में बिछी हुई हो और उसके जमीन में धंसने की संभावना रहती हो। तो ये आपको क्लियर है, जहां पर दलदली जमीन होती है वहां पर अगर पाइप को बिछाते हैं तो वहां पर हम लचीला जोड़ का प्रयोग करते हैं, जिससे आपकी पाइप नीचे धंसे ना। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसी को हम देखेंगे। पूरी डिटेल आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, आपके पास बुक होगा तो वहां से आप देख सकते हैं। फिगर आप जरूर बनाइएगा। तो ये आपका दलदली मृदा के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा है कपलिंग जोड़। तो ये आपका कपलिंग जोड़ दिखाया गया है, और जहाँ जोड़ में लचीलापन तथा जलसत दोनों की आवश्यकता होती है वहां पर इन जोड़ों को बनाया जाता है। ठीक है, जहां पर लचीलापन और जलसत दोनों की आवश्यकता होगी तब हम वहां पर ये आपका कपलिंग, ये आपका लचीला जोड़ है। दो प्रकार के लचीला जोड़ दिखाए गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये आपका फर्स्ट है लचीला जोड़ और ये आपका सेकेंड लचीला जोड़ यहाँ पर दिखाया गया है। और नेक्स्ट हमारा है कपलिंग जोड़। तो ये हमारा कपलिंग जोड़ ये है आपका यहाँ पर दिखाया गया, जहाँ पर जलसा की और आपकी जो लचीलापन होती है दोनों की आवश्यकता होगी वहां पर हम कपलिंग जोड़ का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा है विक्टोलिक जोड़। तो विक्टोलिक जोड़ हमारा क्या होता है? ये जोड़ तीव्र कंपन एवं तेज आघातों वाले स्थान पर पाइपलाइन में बनाए जाते हैं। इस जोड़ में दोनों पाइपों के सिरों पर गड्ढे बनाए जाते हैं। तो अगर ज्यादा आपका आघात होगा, तीव्र कंपन होगा, तो वहां पर हम विक्टोलिक जोड़ का प्रयोग करते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर विक्टोलिक जोड़ बनाए जाते हैं और इसमें गड्ढे भी बनाए जाते हैं। वेल्डन जोड़ आपका क्या होता है? जिन स्थानों पर बहुत अधिक कंपन तथा आघात होते हैं वहां पर बेल्ड किए हुए जोड़ लगाना अच्छा रहता है, क्योंकि कंपन आदि से जोड़ ढीले पड़ जाते हैं जिससे लीकेज शुरू हो जाती है। इन जोड़ों को बनाने में दो पाइपों के सिरों को पास पास रखकर मिलाकर वेल्ड कर दिया जाता है, लेकिन आजकल यह जोड़ प्रचलित नहीं है। तो जो वेल्डन जोड़ होता है वहाँ पर अगर बहुत अधिक कंपन है, आघात है, तो वहां पर हम वेल्डन जोड़ का प्रयोग करते हैं, लेकिन ज्यादातर ये आजकल प्रचलित नहीं है, इसका हम प्रयोग नहीं करते। नेक्स्ट हमारा कॉलर जोड़। कॉलर जोड़ भी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये आपका फिगर है इसका। तो यह जोड़ बड़े व्यास वाले सीमेंट, कंक्रीट या एसी पाइपों को जोड़ने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जब आपका डाया ज्यादा होता है तो उसको जोड़ने के लिए हम इस जोड़ का प्रयोग करते हैं, कॉलर जोड़ का। कॉलर जोड़ भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा है चूड़ीदार सॉकेट जोड़। तो चूड़ीदार सॉकेट जोड़ आपका क्या होता है? इस प्रकार से ये बनाया जाता है। यह जोड़ छोटे व्यास के इस्पात तथा जस्तीकृत लोहे के पाइपों के लिए लगाया जाता है। तो घरों की जल आपूर्ति फिटिंग्स के लिए इसी जोड़ का प्रयोग किया था। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। जो चूड़ीदार सॉकेट जॉइंट होता है उसका प्रयोग जब छोटा व्यास होता है, कम व्यास होता है, इस्पात तथा जस्तीकृत लोहे के पाइप के लिए ये हम लगाते हैं। घरों की जो जल आपूर्ति की, वाटर सप्लाई की जो फिटिंग्स होती है वहां पर हम इसी का ज्यादातर प्रयोग करते हैं, चूड़ीदार सॉकेट जॉइंट का। नेक्स्ट हमारा है एसी पाइप जोड़। एसी पाइप जोड़ आपका इस प्रकार से दिखाया गया है फिगर में। एस्बेस्टस के कम व्यास वाले पाइप इसी जोड़ द्वारा जोड़े जाते हैं। जो एस्बेस्टस के कम व्यास के पाइप होते हैं वो हम एसी पाइप जोड़ के द्वारा उनको जोड़ते हैं। नेक्स्ट हमारा वाल्व। जॉइंट्स के बारे में पढ़ लिए, पाइप के बारे में पढ़ लिए, अब हम वाल्व के बारे में पढ़ेंगे। वाल्व भी आपके सिलेबस में है। तो जल वितरण व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न प्रकार के वाल्वों का प्रयोग किया जाता है। वाटर सप्लाई में ये भी यूज होता है। तो हमारा स्लुइस या कपाट वाल्व, वायु विमुची वाल्व, चेक वाल्व, निघर्षण वाल्व, दाब विमोचन वाल्व या सुरक्षा वाल्व, और फिर हमारा फायर हाइड्रेंट। तो ये सभी आपके वाल्व हैं, तो इनको भी हम देख लेंगे। ये आपके वाल्व क्या होते हैं? ये आपका स्लुइस वाल्व है, इसको भी फिगर की मदद से दिखाया गया है। तो इन वाल्वों को जल वितरण व्यवस्था में जल के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए लगाया जाता है। छोटा छोटा एक दो पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है वाल्व के बारे में, अगर आपके एग्जाम में पूछता है तो ये आपका स्लुइस वाल्व है। इन वाल्वों को जल वितरण, जब भी हम वाटर सप्लाई की व्यवस्था करते हैं तो उसमें जल के प्रवाह को नियंत्रित, कंट्रोल करने के लिए हम स्लुइस वाल्व का प्रयोग करते हैं। तो इनका क्या यूज है यही हमको देखना है। यहाँ पर स्लुइस वाल्व को फिगर की मदद से दिखाया गया, तो आप देख सकते हैं ये है आपका स्लुइस वाल्व। इसमें हैंडल लगे हुए, स्पिंडल लगे हुए हैं, वाल्व है आपका, ये आपकी सीट है। इनको वाटर सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए स्लुइस वाल्व का हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा वायु विमोची वाल्व। तो पानी के साथ साथ कभी कभी वायु भी पाइपलाइन में प्रवेश कर जाती है, या जब पाइपलाइन में पानी का प्रवाह नहीं हो रहा हो तब पाइपों में वायु प्रवेश कर जाती है, तथा यह हल्की होने के कारण पाइपलाइन के ऊंचे उठे स्थानों पर एकत्र होती रहती है। जब इसकी मात्रा अधिक हो जाती है तो यह पानी के प्रवाह में बाधा डालती है, या कभी कभी प्रवाह को बिल्कुल बंद कर देती है। अतः इस वायु को लाइन से निकालना अति आवश्यक हो जाता है। इसके लिए हम पाइपलाइन के ऊंचे बिंदुओं पर वायु विमोची वाल्व लगा दिए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं
ये जो वायुविमुची वाल्व है, जब पानी का प्रवाह कभी कभी बंद हो जाता है या फिर पानी का प्रवाह नहीं होता है, तो उसमें क्या होती है, वायु आ जाएगी। ठीक है, आप वहाँ सॉइल मैकेनिक्स में पढ़े ही होंगे, जो आपका वाइड्स होते हैं, तो वाइड्स में क्या होते हैं, या तो जल होगा या तो वायु होगी, दो चीजें होती है। तो जब जल आपका नहीं होगा, पाइपलाइन से जल का प्रवाह नहीं होगा, तो उसमें क्या वायु चली जाएगी, और वायु आपका धीरे धीरे जहाँ पर ऊंचाई होती है पाइप में, वहां पर जाके ऊंचा जो स्थान है वहीं पर इकट्ठा हो जाती है और पानी के प्रवाह में ये बाधा डालती है। तो इसको हटाने के लिए, उस पाइपलाइन से पानी को हवा को बाहर निकालने के लिए हम वायुविमोची वाल्व का प्रयोग करते हैं। तो ये आपका हो गया वायुविमोची वाल्व। नेक्स्ट हमारा है चेक वाल्व या रिफ्लेक्स वाल्व। चेक वाल्व या रिफ्लेक्स वाल्व क्या होता है, इसको भी हम देख लेते हैं। तो देखिए, यह एक स्वचालित वाल्व होता है जो पानी को हमेशा एक ही दिशा में बहने देता है। यदि कभी विपरीत दिशा में पानी बहना शुरू करे, तब यह वाल्व स्वतः ही बंद हो जाता है, जिसके विपरीत दिशा में पानी नहीं बह पाता है। तो ये आपका चेक वाल्व है, जो पानी का एक ही दिशा में प्रवाह होता है, अगर दूसरी दिशा में कहीं प्रवाह होता है तो ये स्वतः ही बंद हो जाता है। तो ये चेक वाल्व है या फिर रिफ्लेक्स वाल्व इसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है निघर्षण वाल्व। जल में कुछ न कुछ गंदगी अवश्य रह जाती है, जो पानी के साथ बहकर पाइपलाइन के नीचे के हिस्से पर इकट्ठी हो जाती है, जिसे निकालने के लिए एक वाल्व लगाया जाता है। यह एक स्लुइस वाल्व ही होता है। जो गंदगी आपके जल के साथ बहकर पाइपलाइन में इकट्ठी हो जाती है, उनको निकालने के लिए हम निघर्षण वाल्व का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा है दाब विमोचन वाल्व। ये आपका दाब विमोचन वाल्व है। यह वाल्व पाइपलाइन में उत्पन्न अत्यधिक दाब को कम करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जो आपका अगर पाइपलाइन में अत्यधिक दाब उत्पन्न हो गया है, तो उसको कम करने के लिए हम दाब विमोचन वाल्व का प्रयोग करते हैं। कभी कभी वाल्वों के अचानक बंद करने पर पाइपलाइन में पानी का दाब बढ़ जाता है, जिससे पाइप जोड़ों के ढीले होने तथा पाइप के फटने का भय रहता है। इस अचानक बढ़े हुए उच्च दाब को कम करने के लिए हम पाइपलाइनों में उपयुक्त स्थानों पर दाब विमोचन लगाते हैं, जिससे जब भी आपका दाब कम या ज्यादा हो रहा हो तो पाइपलाइन पर कोई इफेक्ट ना पड़े। तो इसके लिए हम वहां पर दाब विमोचन वाल्व का प्रयोग करते हैं। तो ये सभी आपके पाइप फिटिंग्स के बारे में बताया। जो आपके घरों में भी वाटर सप्लाई का जो भी आपका पाइप वगैरह होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया होगा, तो वहां पर भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा फायर हाइड्रेंट। तो फायर हाइड्रेंट क्या होता है, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। इसका फिगर भी जरूर बनाइएगा, फिगर के साथ आप बनाएंगे इसको एग्जाम में जब भी पूछेगा। और इसका डिफिनीशन क्या है, इसको हम देख लेते हैं। जब कभी नगर के लिए आग बुझाने के लिए अतिरिक्त पानी की आवश्यकता पड़ती है, तब पाइपलाइन में जो विशेष पानी प्राप्त करने के लिए निकास वाल्व लगे होते हैं, उन्हें हम फायर हाइड्रेंट कहते हैं। तब क्या होता है, पाइपलाइन में जो विशेष पानी को प्राप्त करने के लिए निकास वाल्व लगे होते हैं, उन्हीं को हम फायर हाइड्रेंट बोलते हैं। इन्हें मुख्य पानी की लाइन के साथ जमीन के ऊपर या नीचे चैम्बर बनाकर स्थापित किया जाता है। इन्हें घनी आबादी में 150 मीटर से 300 मीटर के अंतराल पर तथा मोड़ों पर लगाया जाता है। तो यहाँ से क्या होता है कि नगर के लिए जब आग बुझाने के लिए अतिरिक्त पानी की आवश्यकता पड़ती है, तब पाइपलाइन में जो विशेष पानी प्राप्त करने के लिए निकास वाल्व लगे होते हैं, वही हमारा फायर हाइड्रेंट कहलाता है। विशेष पानी यहाँ पर इकट्ठी होती रहती है, तो जब भी कहीं नगर वगैरह में आग बुझाने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, तो इसी का हम प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा होता है फायर हाइड्रेंट, और इस प्रकार से इसका फिगर बनता है। इसका फिगर आप जरूर बनाएंगे एग्जाम में। नेक्स्ट हम देखते हैं, फायर हाइड्रेंट आपके दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपका होता है फ्लश हाइड्रेंट, दूसरा हमारा होता है पोस्ट हाइड्रेंट। तो कभी कभी इसके टाइप से भी पूछ लिए जाते हैं, तो इसको भी हम देख लेते हैं। जो फ्लश हाइड्रेंट है, ये पक्के चिनाई के चैम्बर या ढलवा लोहे के चैम्बर में भूमि तल के नीचे लगाए जाते हैं। इन्हें सड़क के किनारे फुटपाथ पर लगाया जाता है। ये यातायात में बाधा नहीं पहुंचाते हैं, परंतु इन्हें ढूंढने में परेशानी होती है। इससे बचने के लिए इसके समीप एक पत्थर काट दिया जाता है, जिस पर मोटे अक्षरों में FH लिख दिया जाता है, जिससे हमको पता चलता है कि यहाँ पर फ्लश हाइड्रेंट लगा हुआ है। नेक्स्ट हमारा है पोस्ट हाइड्रेंट। तो सामान्यतः इन्हें भूमि तल के ऊपर 60 से 90 सेंटीमीटर की ऊंचाई का बनाया जाता है, जिससे इन्हें आसानी से ढूंढा जा सके। लेकिन यह यातायात में बाधा डालते हैं और भारी वाहन के टकराने से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। इनमें एक ऊर्ध्वाधर दंड लगा होता है, जिसके निचले सिरे पर एक वाल्व लगा होता है। पानी के निकास द्वार पर पाइपलाइन लगाने की व्यवस्था होती है। इसको क्षति से बचाने के लिए एक रक्षक कवच के अंदर स्थापित किया जाता है। तो ये आपका हो गया फ्लश हाइड्रेंट और पोस्ट हाइड्रेंट। नेक्स्ट हमारा है पाइप फिटिंग्स। पाइप फिटिंग्स, आपके छोटे छोटे फिटिंग्स कौन कौन से फिटिंग्स आ जाते हैं पाइप में, तो उसको हम देख लेते हैं। पाइपों को पाइपलाइन के रूप में जोड़ने के लिए, पाइपलाइन की दिशा बदलने के लिए, छोटे व्यास के पाइप को बड़े व्यास के पाइप से जोड़ने के लिए, या फिर बड़े व्यास के पाइप से विभिन्न दिशाओं में ब्रांच लाइन डालने के लिए जो विशेष खंड प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें ही हम पाइप फिटिंग्स या स्पेशल कहा जाता है। मुख्य पाइप फिटिंग्स निम्न है। इसका मतलब क्या है, पाइप फिटिंग्स का हम कहाँ पर प्रयोग करते हैं, कोई भी आपकी पाइपलाइन है, उसकी अगर दिशा परिवर्तन करना
है, उसको और लंबाई में आगे बढ़ाना है, उससे ब्रांच लाइनों को निकालना है, यानी कि कहीं और दिशा में आपको पानी का प्रवाह करना है, तो यहाँ पर आप जरूर एक फिटिंग्स का प्रयोग करेंगे जिससे इसकी दिशा को परिवर्तित कर सके, इसमें ब्रांच लाइनों को हम डाल सके, इसको इसकी लंबाई हम बढ़ा सके। तो ये जो हमारे फिटिंग्स प्रयोग करते हैं वही हमारे पाइप फिटिंग्स कहलाते हैं, इसको हम स्पेशल भी बोलते हैं। तो देखिए कौन कौन से हमारे पाइप फिटिंग्स होते हैं जो मुख्य है, एल्बो, लघुकारी एल्बो, आपका सॉकेट, लघुकारी सॉकेट, मोड़, टी, वाई मोड़ और क्रॉस, ये सभी आपके पाइप फिटिंग्स है जिसका प्रयोग करके, जैसे मान लीजिए वाई का हम प्रयोग करें तो यहाँ पर आपका है, तो वाई आपका कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है। तो इधर भी आपका एक पाइपलाइन चला जाएगा, इधर भी अगर इसका हम प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर एक आपकी मेन पाइप आ रही थी, यहाँ पर वाई का हम प्रयोग करें, वाई पाइप जो फिटिंग्स है, तो एक इधर भी हम पाइप का प्रयोग कर सकते हैं पानी का, और इधर भी कर सकते हैं, दो दिशाओं में। अगर हम टी का प्रयोग करेंगे तो टी का हम कैसे करते हैं, मान लीजिए ये आपकी मेन पाइपलाइन जा रही है, यहाँ पर हम टी का प्रयोग कर दिए तो इधर भी आपका पानी का प्रवाह हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो इस प्रकार से हम ये टी का प्रयोग करते हैं। तो ये सारे आपके फिटिंग्स है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहला हमारा एल्बो है, एल्बो का क्या यूज है, यह एक ही व्यास के दो पाइपों को 90 डिग्री पर जोड़ने के काम आती है। जो एल्बो आपका होता है, एक ही व्यास के अगर दो पाइप है तो उसको 90 डिग्री पर जोड़ने में ये काम आती है एल्बो। नेक्स्ट हमारा है लवकारी एल्बो, ये क्या होता है, जब बड़े व्यास के पाइप को छोटे व्यास के पाइप से 90 डिग्री कोण पर जोड़ा जाए तो लवकारी एल्बो का प्रयोग करते हैं। तो आप याद रखेंगे छोटे छोटे जो एक एक लाइन के इनकी डिफिनीशन है कि इसका क्या यूज है उसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा सॉकेट, तो दो पाइपों को लंबाई की दिशा में आपस में जोड़ने के लिए सॉकेट का हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा है लवकारी सॉकेट, यह दो अलग अलग व्यास के पाइपों को आपस में जोड़ने के काम में आता है। नेक्स्ट हमारा है बेंड, विभिन्न कोणों पर जैसे 90 डिग्री, 45 डिग्री, 22.5 डिग्री पर दिशा मोड़ने के लिए इनका प्रयोग किया था, बेंड का हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा टी, पाइपलाइन में उसी व्यास का दूसरा पाइप 90 डिग्री पर जोड़ने के लिए टी का प्रयोग करते हैं। वाई बेंड आपका क्या होता है, मुख्य पाइपलाइन से जब शाखा लाइन 60 डिग्री के कोण पर जोड़ना हो तब हम वाई जोड़ का प्रयोग करते हैं। और क्रॉस का क्या यूज होता है, जब समान व्यास की दो पाइपलाइनें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हो तब हम क्रॉस का प्रयोग करते हैं। तो ये सभी छोटे छोटे फिटिंग्स हैं जिसकी मदद से हम पाइपलाइन की दिशा को परिवर्तित कर सकते हैं, उसमें ब्रांच लाइनों को हम डाल सकते हैं, एक दिशा से दूसरी दिशा में पानी का प्रवाह कर सकते हैं। तो इनका यूज आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा बूस्टिंग और वाटर हैमर, ये दोनों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप जरूर तैयार कर लीजिए, एग्जाम में पूछता है ये। बूस्टिंग क्या होता है, पानी वितरण व्यवस्था में अंतिम बिंदु तक पहुंचते पहुंचते पानी का दाब बहुत कम हो जाता है या ज्यादा ऊंचे भवनों की ऊपरी मंजिल तक पानी नहीं पहुंच पाता है, तो पानी का शीर्ष बढ़ाने के लिए पाइपलाइन में पंप लगा दिया जाता है जिससे पानी का दाब बढ़ने से ऊपरी मंजिल तक पानी पहुंच जाता है, इसे ही हम बूस्टिंग कहते हैं, तथा लगाए गए पंप को बूस्टर कहते हैं। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत इजी है, आप याद रखेंगे। जब भी पानी का वितरण होता है, वितरण व्यवस्था में जब क्या होता है, अंतिम बिंदु तक पानी पहुंचते पहुंचते आपका क्या होता है, पानी का दाब बहुत कम हो जाता है। बहुत ऊंचाई पर आपका, जैसे मान लीजिए कोई बिल्डिंग है उसकी ऊंचाई ज्यादा है तो वहां पर पहुंचते पहुंचते पानी का दाब कम हो जाता है, या फिर कभी कभी पानी वहां पर नहीं पहुंच पाता है भवनों की ऊपरी मंजिल तक, तो हम क्या करते हैं, पानी का शीर्ष बढ़ाने के लिए पाइपलाइन में हम पंप लगा देते हैं जिससे पानी का दाब क्या होता है, बढ़ जाता है और ऊपरी मंजिल तक पानी आपका आसानी से पहुंच जाता है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, बूस्टिंग कहते हैं। जो पंप लगाते हैं, ये जो व्यवस्था होती है उसको हम बूस्टिंग करते हैं, और लगाए गए पंप को हम बूस्टर कहते हैं। तो ये जो पूरी व्यवस्था थी उसको हम बूस्टिंग बोल रहे हैं, और जो पंप हम लगा रहे हैं उसी को हम बूस्टर बोलते हैं। तो यहाँ से आपको बूस्टिंग का डिफिनेशन आप याद रखेंगे क्या होता है। नेक्स्ट हमारा वाटर हैमर, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है। जल सप्लाई को बंद करने के लिए जब स्लुइस वाल्व को बंद किया जाता है तो नल में एकदम पानी रुक जाता है, यानी कि अचानक से पानी रुक जाता है जब स्लुइस वाल्व को हम बंद करते हैं। तो अगर सप्लाई बंद करनी है तो स्लुइस वाल्व को हम बंद करते हैं, जैसे हम स्लुइस वाल्व को बंद करते हैं तो पानी आपका अचानक से रुक जाता है। पानी का वेग शून्य हो जाने के कारण प्रवाहित पानी का संवेग भी समाप्त हो जाता है। जो वेग होता है इनका जीरो होता है, तो जो इनका संवेग होता है, मोमेंटम होता है, वो भी आपका समाप्त हो जाता है। इससे वेग शीर्ष जो होता है, वेलोसिटी हेड या फिर प्रेशर हेड जो होता है उसमें शीर्ष में बदल जाता है। जो वेलोसिटी हेड होता है यानी कि वेग शीर्ष आपका दाब शीर्ष में बदल जाता है। इस अत्यधिक दाब शीर्ष से उत्पन्न तरंगे बार बार स्लुइस वाल्व के डिस्क से टकराती हैं और आघात देती हैं, इससे पाइप में टक टक की आवाज आती है। इसको हम जलाघात यानी कि वाटर हैमर बोलते हैं। तो इसका डिफिनीशन क्या होगा कि जब भी हम सप्लाई को बंद करने के लिए स्लुइस वाल्व को बंद करते हैं तो अचानक से पानी आपका रुक जाता है, सडन रुक जाता है, तो पानी का वेग वहां पर शून्य हो जाता है और वहां पर मोमेंटम यानी कि संवेग भी समाप्त हो जाता है। और इससे क्या होता है, जो वेग शीर्ष होता है वो दाब शीर्ष में बदल जाता है। जो आपका वेग शीर्ष था आपका दाब शीर्ष में बदल जाएगा, और इस अत्यधिक दाब शीर्ष से जो तरंगे उत्पन्न होती है वो बार बार स्लुइस वाल्व की डिस्क से टकराती है, जिससे आपकी टक टक की आवाज आती है, ये आघात देती है और पाइप में आपकी क्या होती है, टक टक की आवाज आती है। इसी को हम जलाघात यानी कि वाटर हैमर बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है
वितरण प्रणालियों का विन्यास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, या फिर आप कह सकते हैं इस पूरे आपके सब्जेक्ट का, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। जो वितरण प्रणालियों का विन्यास है, लेआउट है आपका वाटर सप्लाई का, तो ये कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, कितने मेथड हैं, तो इसको पूरी डिटेल हम देखेंगे। किसी शहर में प्रत्येक उपभोक्ता को पानी पहुंचाने के लिए जलकल विभाग द्वारा पूरे शहर में पाइपलाइन बिछाई जाती है। पाइपलाइन बिछाने की कई विधियां हैं जिन्हें विन्यास कहते हैं। जो पाइपलाइन बिछाने के जो मेथड होते हैं अलग अलग, उसी को हम लेआउट बोलते हैं। जो अलग अलग आपके शहर होते हैं उसमें उपभोक्ता तक पानी पहुंचाने के लिए हम बहुत सारे मेथड का प्रयोग करते हैं। पाइपलाइन बिछाने के जो अलग अलग मेथड होते हैं वही हमारे विन्यास कहलाते हैं, यानी कि वितरण प्रणालियों का विन्यास, लेआउट ऑफ वाटर सप्लाई। तो प्रमुख विन्यास की निम्न विधियां, जो आपकी लेआउट है उसके अलग अलग मेथड होते हैं। तो कौन कौन से मेथड से हम पानी का वितरण करते हैं किसी नगर में या शहर में, तो देख लेते हैं। पहला हमारा है वृक्ष या बंद सिरा प्रणाली, इसको हम बोलते हैं ट्री या डेड इंड सिस्टम, ठीक है। दूसरा हमारा चक्रीय रिंग प्रणाली, इसको हम बोलते हैं सर्कुलर रिंग सिस्टम। फिर हमारा अरीय प्रणाली, इसको हम रेडियल सिस्टम बोलते हैं। और फिर हमारा ग्रिड जाल प्रणाली, जिसको हम ग्रिड आयरन सिस्टम बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये चार जो आपके सिस्टम है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको फिगर की मदद से इसमें क्या क्या चीजें पूछी जाती है, एक तो इसका डिफिनीशन, दूसरा हमारा इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स, ये तीनों चीजें पूछी जाती है। तो इसको आप जरूर तैयार कीजिएगा। किसी आपको वाटर सप्लाई का जो लेआउट पूछता है तो इसमें ये चार मेथड होते हैं, और इन चारों में से अगर किसी एक को डिस्क्राइब करने के लिए पूछता है तो आप डिटेल में उसकी फिगर की मदद से उसके डिफिनीशन और उसके मेरिट डिमेरिट्स के साथ उसको आप लिखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं एक एक करके। वृक्ष या बंद सिरा प्रणाली क्या होती है, इसका फिगर आप जरूर बनाइएगा, फिगर की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, एग्जाम में ये पूछता है। देखिए ये वृक्ष या बंद सिरा प्रणाली है, यानी कि एक इसमें मेन पाइपलाइन होगी, ठीक है। इससे आपकी कई शाखा पाइपलाइनें निकली हुई है, और शाखा पाइपलाइन को भी अलग अलग मतलब इसमें डिवाइड किया गया है, आप देख सकते हैं। लेकिन इसके जो इंड होते हैं वो बंद होते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं जाके इसका जो सिरा होता है ये बंद होता है। ये जो आपका दिखाया गया है यहाँ पर स्टार की तरह, ये आपके बंद सिरा, यानी कि सभी पाइपलाइन के जो सिरे हैं वो बंद हैं, जिसको हम वृक्ष या बंद वृक्ष की तरह फैली हुई है, इसीलिए हम वृक्ष या वृक्ष प्रणाली बोलते हैं। और इस सभी के सिरे जो इंड है वो आपके बंद है, डेड इंड है, तो इसलिए हम इसको बंद सिरा प्रणाली भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से फिगर आपको बनाना, जैसे फिगर इसमें दिया हुआ है सेम वैसे ही फिगर बनाना है। और नेक्स्ट हम देखते हैं, इस प्रणाली में मुख्य सड़कों के साथ साथ बड़े व्यास के पाइप मुख्य लाइन्स के रूप में बिछाए जाते हैं। मुख्य सड़कों से जुड़ी दूसरी उप सड़कों के साथ साथ छोटे व्यास के पाइप तथा गलियों में कम व्यास के पाइप बिछाकर सर्विस कनेक्शन दिए जाते हैं। यह विधि पुराने अविकसित शहरों जिनकी सड़कें बिना किसी योजना के डाली जाती हैं के लिए ज्यादा उपयोगी है। इसकी लाइनों के सिरे बंद कर दिए जाते हैं। जब कभी भविष्य में लाइन का विस्तार करना हो तो बंद सिरों को खोलकर आगे लाइन का विस्तार किया जाता है। जो इनके सिरे हैं इसको हम क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। जब मान लीजिए भविष्य में कहीं इसके आगे आपको पाइपलाइन का वितरण जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो इस सिरे को हम खोलकर इसमें पाइप दूसरी पाइप ज्वाइंट करके इसका आगे हम विस्तार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसको हम वृक्ष या बंद सिरा प्रणाली बोलते हैं। यह प्रणाली वृक्ष की तरह फैली हुई है तथा सिरे बंद होने के कारण वृक्ष या बंद सिरा प्रणाली कहलाती है। इसके गुण क्या है, इसके दोष क्या है, ये सभी हम देखेंगे। तो गुण क्या है, यह प्रणाली काफी सस्ती है क्योंकि इसमें वाल वगैरह कम प्रयोग मिलाए जाते हैं। इस प्रणाली में कहीं पर भी जो जल दाब होता है, विसर्जन तथा पाइपों के व्यास की गणना आसानी से की जाती है। यह प्रणाली अनियमित रूप से बसे हुए शहरों के लिए अधिक उपयुक्त है और इसमें पाइपों का निरीक्षण तथा नियंत्रण आसान है। इसलिए ये हो गए इसके मेरिट। इसके डिमेरिट क्या है, इस प्रणाली में बंद सिरों की संख्या अधिक होने के कारण सिरों के पास पास जल एकत्र होकर दूषित हो जाता है, जिससे यदि जल साफ नहीं किया जाए तो यह प्रवाहित जल को भी प्रवाहित करता है, इनको प्रभावित करता है, दूषित हो जाता है। इस प्रणाली में यदि कहीं पर टूट फूट के कारण पाइपलाइन की मरम्मत करनी हो तो उस स्थान से आगे की सप्लाई बंद करके ही जो मरम्मत होगी उसका कार्य करना पड़ेगा। मुख्य लाइन से दूर के उपभोक्ताओं छोरों के उपभोक्ताओं को पानी कम दाब पर मिल पाता है। इस प्रणाली में अत्यधिक लंबाई में पाइपलाइनें बिछानी पड़ती हैं और अग्निशमन के लिए भी पानी उचित दाब में नहीं मिल पाता है। तो इस प्रकार से कुछ इनके मेरिट है तो डिमेरिट भी है, और इसके डिफिनीशन क्या है, इन सारी चीजों को तीन चीजें आपको याद रखनी है, डिफिनीशन, मेरिट एंड डिमेरिट, और फिगर भी इनका आपको ड्रा करना है। नेक्स्ट हमारा है चक्रीय रिंग प्रणाली। तो इसमें हम ऐसे हल्का सा आपको समझा दे रहे हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको जरूर डिटेल में देख लीजिएगा, इसका फिगर भी बनाइएगा। ये जो आपका चक्रीय रिंग प्रणाली है, तो इसको ये क्या होता है, जैसे कोई नगर शहर आपका इस प्रकार से बसा हुआ है, इस गोलाकार में, सर्कुलर में, तो यहाँ पर हम इस प्रकार से एक आपकी मेन पाइपलाइन होती है जो आपको बाहर से ये सर्कुलर आपको दिख रही है, ये मेन पाइपलाइन है। इसमें से हम क्या करते हैं, ये जो आपका क्रॉस उप मुख्य लाइन आप एक डाल देते हैं और कुछ शाखा लाइनें आप यहाँ पर ये डाल दी जाती है। इस प्रकार से पानी का प्रवाह होता रहता है। तो आप देख सकते हैं इस प्रणाली में मुख्य पाइपलाइन को नगर के चारों ओर परिधि रूप में बिछाई जाती है।
परिधि पर बिछी इस मुख्य लाइन से शाखाएं तथा उपशाखाएं निकाली जाती हैं, जिनसे घरों तक पानी पहुंचता है। इसमें कोई सिरा बंद नहीं होता, जिससे प्रत्येक स्थान पर दो साइड से पानी प्राप्त होता है। प्रत्येक स्थान पर दो साइड से इसमें पानी प्राप्त हो सकता है, क्योंकि कोई भी सिरा इनका बंद नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये शाखा लाइनें हैं जिसके द्वारा पानी का प्रवाह होता रहता है। जो नगर या शहर आपका सर्कुलर ऐसे बसा हुआ है, तो इसमें हम क्या करते हैं, बाहर बाहर एक मेन पाइपलाइन बिछा देते हैं, उसके बाद से इसमें शाखा लाइनें हम डाल देते हैं। इसके गुण दोष भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है अरीय प्रणाली। जो आपका अरीय प्रणाली होता है, एरियल सिस्टम, वो क्या होता है, तो इस प्रकार से कोई नगर शहर इस प्रकार से बसा हुआ है, तो इसमें हम क्या करते हैं, एक मेन पाइपलाइन बिछाते हैं और इससे हम एक पाइपलाइन इधर भेज दिए, एक इधर भेज दिए, और यहाँ से आपका ऐसे प्रवाह होता रहता है इधर, ठीक है। ये चारों तरफ ऐसे पानी का प्रवाह हो रहा है। फिर इधर आपका एक शाखा लाइन चली गई, इधर गई, ऐसे हम इनका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और इस प्रकार से पानी का प्रवाह हर जगह पहुंचता रहता है। वितरण क्षेत्र को छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट दिया। जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन क्षेत्र है उसको हम छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 पार्ट में इधर, 3 पार्ट में इधर, और एक आपकी मेन पाइपलाइन है, और इस क्षेत्र में आपका पानी का प्रवाह यहाँ से आपका पूरा होगा, फिर इस क्षेत्र में आपका होगा अलग अलग। तो इसमें ये आप देख सकते हैं क्षेत्रों में बांट दिया था। प्रत्येक क्षेत्र के मध्य में वितरण टैंक स्थापित किए। प्रत्येक क्षेत्र के मध्य में क्या, एक डिस्ट्रीब्यूशन टैंक स्थापित कर देते हैं, और यहाँ से इनके एरिया में पूरा पानी प्रवाहित होता है। फिर इनके जो वितरण टैंक होते हैं, इनसे आपका इस एरिया में पानी प्रवाहित होता है। तो अलग अलग क्षेत्रों में ये पानी प्रवाहित होता रहता है। मध्य में यदि ऊंचा स्थान उपलब्ध न हो तो ओवरहेड टैंक बनाए जाते हैं। इन टंकियों को मुख्य लाइन से जोड़ दिया जाता है तथा इस टैंक से जल पाइप अरीय दिशा में क्षेत्र की परिधि की ओर बिछाए जाते हैं तथा सभी पाइपों को आपस में जोड़ दिया जाता है, जिससे पानी हमेशा प्रत्येक स्थान पर उपलब्ध होता रहता है। तो ये आपका हो गया अरीय प्रणाली। इस प्रकार से हम इसमें पानी का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। नेक्स्ट हमारा है ग्रिड जाल प्रणाली। तो ग्रिड जाल प्रणाली में भी हम इस प्रकार से व्यवस्था कर देते हैं, आपको फिगर में दिखाया गया है। जिन शहरों में सड़कों को चौकोर रूप में बनाया गया हो वहां पर यह प्रणाली अपनाई जाती है। इसमें क्षेत्र के मध्य में मुख्य पाइपलाइन मुख्य सड़क से तथा इसके लंबवत निकली हुई सड़क से उप मुख्य पाइपलाइन बिछाई जाती है। उप मुख्य पाइपलाइनों को ब्रांच लाइनों से जोड़ा जाता है। प्रत्येक लाइन के मिलन बिंदु पर गेट वाल्व लगाए जाते हैं ताकि मरम्मत आदि के समय पानी का नियंत्रण किया जा सके। इसके सिरों को आपस में जोड़ दिया जाता है, जिससे ब्रिज प्रणाली का सुधरा हुआ रूप माना जाता है। ये आपका क्या है, इसके सिरे को हम आपस में जोड़ देते हैं। ये ब्रिज या बंद सिरा जो प्रणाली है, इसी का सुधरा हुआ रूप इसको माना जाता है। एक आपका मेन पाइपलाइन है और यहाँ से आपके कुछ वाल्व लगाए गए हैं। जब भी इनकी मरम्मत या सफाई करनी होती है तो यहाँ से हम खोलकर इनकी मरम्मत कर लेते हैं। तो ये आपकी शाखा लाइनें हैं, सारी ये जो लाइनें आपकी दिखाई गई हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर पानी का हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ग्रिड जाल प्रणाली जो आपका नगर या शहर चौकोर रूप में आपका वितरित होगा, यहाँ पर बसा हुआ होगा, तो वहाँ पर इस प्रकार से हम पानी का प्रवाह करते हैं। नेक्स्ट हमारा है जल वितरण पद्धतियां। जल वितरण की कौन कौन सी पद्धतियां होती है, तो इनकी 2 पद्धतियां हैं। एक तो हमारा निरंतर या सतत पद्धति यानी कंटिन्यूअस, और दूसरा हमारा असतत यानी कि इंटरमिटेंट सिस्टम। तो इन दोनों पद्धतियों में डिफरेंस भी पूछता है। तो डिफरेंस क्या होता है हम देख लेते हैं। इस पद्धति में उपभोक्ताओं को दिन रात 24 घंटे पानी, जो कंटिन्यूअस है इसका मतलब 24 घंटे पानी उपलब्ध हो रहा है। और जो असतत पद्धति होती है, जब स्रोत से प्राप्त जल की मात्रा पर्याप्त नहीं होती है, तब जल की मांग अधिक होती है, तब उपभोक्ताओं को पानी 24 घंटे उपलब्ध न कराकर दिन रात के कुछ निर्धारित घंटों में ही पानी उपलब्ध कराया जाता है। इसे ही असतत पद्धति कहते हैं। इसमें शहर के कई क्षेत्रों में बांट लिया जाता है और प्रत्येक क्षेत्र को पानी उपलब्ध कराने का समय भी निर्धारित। तो जो आपका कंटिन्यूअस सिस्टम है, इसमें इसका क्या मतलब, इसमें आपका दिन रात 24 घंटे पानी उपलब्ध रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो इंटरमिटेंट है यानी कि असतत पद्धति, इसमें क्या होता है कि जब पानी की डिमांड ज्यादा होती है तो हम क्या करते हैं, कुछ टाइम निर्धारित कर लेते हैं। इस क्षेत्र में इस टाइम पे हमको पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन करना है, इनका पानी को प्रोवाइड करना है, पानी की सप्लाई देनी है, और इनका अलग अलग टाइम हम डिसाइड कर लेते हैं। केवल उसी फिक्स टाइम पर उनको पानी की सप्लाई हम देते हैं। तो ये आपका होता है इंटरमिटेंट यानी कि असतत पद्धति। इसमें कंटिन्यूअस आपको 24 घंटे पानी नहीं मिलता है। तो ये डिफरेंस है, इसका डिटेल आप लोग पढ़ लीजिएगा। जब भी डिफरेंस आता है एग्जाम में तो आप वहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सर्विस रिजर्वायर। सर्विस टंकी क्या होती है, तो पानी की लगातार आपूर्ति बनाए रखने के लिए, स्वच्छ पानी को एकत्र करने के लिए बड़े बड़े भंडारण टैंकों की आवश्यकता होती है। तो इनकी देखिए पानी की जो कंटिन्यूअस सप्लाई हम देते रहे, जो भी वाटर की सप्लाई है वो हम देते रहे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक आपको टैंक की जरूरत पड़ती है जहाँ पर हम स्वच्छ पानी को एकत्र कर सके, उनका स्टोर कर सके पानी को, जिससे हम क्या करें कि हर समय पानी हमारे पास उपलब्ध रहे। जब भी हमको सप्लाई देनी हो तो कोई दिक्कत ना हो, तो उसको स्टोर करने के लिए एक टैंक हम बनाते हैं, जिसको हम सर्विस टैंक बोलते हैं। पानी को स्टोर करने के लिए, इससे सप्लाई आपकी हमेशा बनी रहे, लगातार हम पानी की सप्लाई दे सके। सर्विस टैंकों की आवश्यकता, तो क्या आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी डिटेल।
उनकी क्या आवश्यकता है, क्यों हम उसको बनाते हैं, सर्विस टैंक के प्रकार कौन कौन से हैं। तो इसके जो प्रकार है इनका वर्गीकरण निम्न आधार पर किया जाता है। पहला हमारा स्थिति के आधार पर और दूसरा हमारा निर्मित पदार्थों के आधार पर। जो स्थिति होगी उसके आधार पर भी हम इनका क्लासिफिकेशन करते हैं सर्विस टैंक का, और जिस पदार्थ से इनका निर्माण करते हैं उसके भी आधार पर हम इनका वर्गीकरण करते हैं। तो स्थिति के आधार पर आपकी दो प्रकार की सर्विस टैंक होते हैं, एक तो आपका सतही टंकियां और एक आपकी सिरों पर टंकी यानी कि सरफेस और ग्राउंड रिजर्वायर, और दूसरा हमारा होता है ओवरहेड टैंक। ठीक है, तो ओवरहेड टैंक के बारे में आपसे ज़्यादातर पूछा जाता है। तो ये आपकी सरफेस जो टंकियां हैं वो क्या होती है, इस प्रकार के टैंक भूमि तल पर अथवा इससे कुछ नीचे बनाए जाते हैं। ये टैंक चिनाई के, सीमेंट कंक्रीट के अथवा प्रबलित सीमेंट कंक्रीट के बनाए जाते हैं। इन्हें नगर के ऊंचे स्थान पर बनाना चाहिए। तो आपके ग्राउंड पर ही बने होंगे तो इसको हम बोलेंगे सतही यानी सरफेस रिजर्वायर। और जो आपके ओवरहेड टैंक यानी कि जो आपके बड़े बड़े आप देख सकते हैं यहाँ पर, जब वितरण क्षेत्र में सतही टंकी बनाने के लिए जब कोई ऊंचा स्थान उपलब्ध नहीं होता है तब हम सिरों पर टंकी यानी कि ओवरहेड टैंक बनाते हैं। यह भी आकार में गोलाकार, आयताकार, वर्गाकार होती है। इन्हें लोहे या आरसीसी का मचान बनाकर इसके ऊपर स्थापित किया था। आप देखे होंगे कि जो आपके कॉलेज वगैरह होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं या फिर कोई भी आपका कॉलोनी वगैरह होता है तो उसमें ओवरहेड टैंक बना, जब कभी आपका ऊंचा स्थान नहीं मिलता है उस एरिया में तो वहाँ पर हम ओवरहेड टैंक बनाते हैं ऊंचाई पर, आपके आरसीसी वगैरह इस्पात का पाइप बनाकर उसके ऊपर हम टंकी स्थापित करते हैं। तो ये हमारा होता है ओवरहेड टैंक। ये आप हर जगह देखते हैं गवर्नमेंट वगैरह की जो भी वहाँ पर कॉलोनी वगैरह जो होती है फिर गवर्नमेंट कॉलेज वगैरह है तो वहाँ पर आपको ये ओवरहेड टैंक देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ ऊंचाई पर बनाते हैं तो इसी को हम ओवरहेड टैंक बोलते हैं। कुछ इस प्रकार से आपका ओवरहेड टैंक होता है, यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं, आप देख सकते हैं। तो ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर से रिलेटेड। तो नेक्स्ट आपके एक दो चैप्टर और बच रहे हैं वाटर सप्लाई में, तो उसको भी हम कवर करेंगे। तो ऐसे वीडियोज़ के लिए आप चैनल पर बने रहें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।